राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पट्टीधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टीधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज सा, गौर तपस्वी उपाध्याय प्रभु श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज सा, मेरा अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से रोग उत्पत्ति के 9 कारण के बारे में हम आज चिंतन करेंगे। इसका मूल सूत्र है ठाणांक सूत्र। उसमें 9वें ठाणा, प्राकृत शब्द है ठाणांक, और हिंदी में अगर कहीं भी आप देखोगे तो स्थानांक सूत्र मिलेगा और ठाणा के जगह पर स्थान मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्थानांक सूत्र के 9वें स्थान में या ठाणांक सूत्र के 9वें ठाणे में कैसे भी लिखा हुआ रहे तो सेम है। तो रोग उत्पत्ति के 9 कारण। रोग किसे कहना, सबसे पहले ये तो समझना है। शरीर में किसी भी प्रकार के विकार उत्पन्न होना रोग है। शरीर में किसी भी प्रकार के विकार उत्पन्न होना रोग कहलाता है। अब अगर रोग को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिसीज, करेक्ट। तो हम इसको स्प्लिट करते हैं, डिस इज। अगर इस हिसाब से भी अगर अर्थ निकाले, डिस का मतलब है डिस्टर्बेंस, so disturbance in the ease of the body is called disease. शरीर के अंदर कोई भी प्रकार का विकार उत्पन्न होना, विकार इज नथिंग बट डिस्टर्बेंस, सही है ना? तो आगम की परिभाषा क्या है कि किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न होना शरीर में, वो क्या है? रोग है। और अगर इसी इंग्लिश के अंदर भी अगर इसका डेफिनेशन देखें तो डिस्टर्बेंस इन द ईज ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के अंदर कोई भी प्रकार का जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो सहज रूप से शरीर नहीं चल पा रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, वही डिसीज है। तो आगम की परिभाषा देख लो या आज के साइंस की परिभाषा देख लो या शब्द का मीनिंग देख लो, दोनों क्या है? एक जैसा ही है। विकार का मतलब है डिस्टर्बेंस। तो इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं, आगमकार कहते हैं कि शरीर में किसी भी प्रकार का विकार कैसे उत्पन्न होता है? राग द्वेष की वजह से हो सकता है या किसी भी प्रकार से हो सकता है। 9 प्रकार के कारण बताए हैं। इन 9 कारणों से शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो सकता है। वैसे तो हमारे शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोम है ना? ये जो पोर्स है, इसके अंदर जो रोम है वो 3.5 करोड़ है, और एक एक रोम में 2.25 रोग होते हैं। तो कुल मिलाकर के एक एक रोम में 2.25 रोग का मतलब एक शरीर में 5.5 करोड़ रोग ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन वो सारे के सारे इनएक्टिव स्टेट है। अगर एक्टिव होते तो समझ लीजिए शरीर के अंदर 5.5 करोड़ रोग, तो शरीर के अंदर आदि व्याधि ये तो रहते ही है, लेकिन हमको उसे एक्टिव नहीं करना है। यानी वेदनीय कर्म तो सत्ता में रहेगा ही, आत्मा में अनंत कर्म है, आत्मा के साथ अनंत कर्म जुड़े हुए हैं, और हर पल, हर क्षण, हर समय अनंत अनंत कर्म आत्मा में आ रहे हैं अगर आश्रव का द्वार खुला है। तो जब अनंत कर्म आ रहे हैं, अनंत कर्म आत्मा के साथ जुड़ रहे हैं, तो वेदनीय कर्म भी है, लेकिन वेदनीय कर्म अघाती कर्म है। इसीलिए शरीर के अंदर रोग के रूप में वेदनीय कर्म को भोगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अघाती कर्म है। उसे असाता को साता में बदल सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। जो अघाती कर्म है उसे अशुभ से शुभ में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन जो घाती कर्म है उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो पहले हम रोग उत्पत्ति के 9 कारणों को जानेंगे, फिर
ये 9 कारणों से ही शरीर में क्या होती है, असहता होती है, असहता वेदनीय उत्पन्न होता है क्योंकि शरीर में रोग हो रहा है। और जब आप उपाय करेंगे, जब आप उसका निवारण करेंगे, प्रिवेंशन या प्रिकॉशन या ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें करेंगे, इन कारणों से बचने की कोशिश करेंगे, तो फिर कोई भी रोग उत्पन्न नहीं हो पाएगा, शरीर में असहता नहीं रहेगी, सहता रहेगी। तो सभी लोग ये सोचते हैं कि जब भी कोई ठोकरे सीखते हैं, रोग उत्पत्ति के 9 कारण, ठाणांग सूत्र का 9वां ठाना है, 9 नाम बता दिए, कंठस्थ करा दिया और शब्द का अर्थ समझा दिया, डन। लेकिन मैंने जब इस पर रिसर्च किया तो मुझे ऐसा लगा गुरुदेव की कृपा से कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति को, हर एक साधक को इन कारणों को डीपली ध्यान से समझना चाहिए और अपने डेली रूटीन में इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये 9 कारण क्या क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला है अत्यासन। इस शब्द के 2 मीनिंग है, 2 अर्थ है। अत्यासन का मतलब होता है अधिक बैठने से, दूसरा अर्थ होता है अधिक खाने से। तो रोग उत्पत्ति के 9 कारणों में से सबसे पहला कारण क्या है, अत्यासन। अत्यासन के 2 अर्थ किए, अधिक बैठने से या अधिक खाने से। अब अधिक बैठने का मतलब क्या हुआ, अगर इंग्लिश में कोई व्यक्ति समझना चाहे तो प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, लंबे समय तक एक ही आसन में बैठना। अधिक खाने से यानी ओवर ईटिंग। अब भगवान ने सबसे पहला कारण बताया है। अब लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठना या एक ही पोजीशन में बैठने से क्या नुकसान हो सकता है, अगर साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं तो जब लंबे समय तक बैठते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो रीढ़ की हड्डी का जो नीचे का हिस्सा है वो नीचे के हिस्से पर दबाव पैदा होता है। उस समय वो पेल्विस को क्या करता है, वो रोटेट करने की कोशिश करता है। वो रोटेट करके स्पाइन के अंदर थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो ये सिर है, मस्तिष्क है, वो आगे की तरफ झुक जाता है। लंबे समय तक बैठते हैं तो आप नोटिस करना, स्टार्टिंग में आप स्ट्रेट बैठे रहेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद उस पोजीशन को या उस प्रेशर को कॉम्पनसेट करने के लिए, बैकबोन के प्रेशर को कॉम्पनसेट करने के लिए ऑटोमेटिकली हमारा जो ये हेड है, हमारा जो सिर है, वो आगे की तरफ आ जाएगा। जब पोजीशन इस तरह से हो जाएगा तो धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड का जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ता जाएगा। और उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है कि लंबे समय तक आप बैठे हैं तो आपके शरीर में कोई ज्यादा हलन चलन नहीं है, यानी बॉडी का एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क कम हो गया है। जब फिजिकल वर्क कम हो जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो भोजन करने के बाद जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, वो कैलोरीज, वो एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। तो एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, वहीं पर जो भोजन किया है, जो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हुआ है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, फैट ज्यादा बढ़ने लग जाता है। और बॉडी का मेटाबॉलिज्म, बैठे रहने से शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, शरीर का जो एनर्जी सिस्टम है, वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। फिर बॉडी के जो सिस्टम्स है, उसका जो भी कार्य करने की जो क्षमता है, वो कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसीलिए एक जगह पर लंबे समय तक नहीं बैठना चाहिए। और आजकल के डॉक्टर्स या वैज्ञानिक कहते हैं कि हर 20 मिनट या आधे घंटे में एक बार आप जिस पोजीशन में बैठे हैं या जिस पोजीशन में आप खड़े हैं, एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर में बदल देना चाहिए। अगर आप आधे घंटे तक बैठे हैं, 1 घंटे तक बैठे हैं, तो 1 घंटे के बाद आप एक बार उठ करके एटलीस्ट
एक दो वॉक करके फिर आके वापस बैठेंगे तो आपके अंदर वो डिफरेंस चेंज मिल जाएगा, तो आपको ये सारे हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। नहीं तो धीरे धीरे क्या होता है कि लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठने के कारण से आपका जो पोस्चर है वो पोस्चर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। स्टार्टिंग में स्ट्रेट बैठे थे, फिर बाद में थोड़ा सा अलाइनमेंट बिगड़ता जाएगा, और जैसे जैसे अलाइनमेंट बिगड़ेगा, पोस्चर बिगड़ेगा, उसकी वजह से जो लोअर लंबर L4, L5, S1 ये जितने भी डिस्क है स्पाइनल कॉर्ड के, उसमें डिस्टरबेंस आएगा, और उसमें डिस्टरबेंस आने के बाद धीरे धीरे नसों के अंदर भी प्रॉब्लम्स आती जाएगी। इसीलिए भगवान ने पहले से ही बताया कि पहला कारण क्या है रोग उत्पत्ति का, अति आसन यानी अधिक बैठने से शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पर जब लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो शरीर के अंदर ज्ञानीजन कहते हैं कि मोटापा भी बढ़ सकता है, क्योंकि एनर्जी खर्च करने को कोई अवकाश नहीं है, तो ओबेसिटी बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ जाता है, डायबिटीज होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं क्योंकि ओबेसिटी बढ़ गई है। जब मोटापा बढ़ जाता है, जो मोटापा से शिकार हुए हैं उनको डायबिटीज होना बहुत ज्यादा इजी है। भारत दूसरा देश है जहां पर डायबिटीज बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए अगर डायबिटीज को कंट्रोल करना है तो फिजिकल वर्क होना बहुत जरूरी है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता था, एनर्जी खर्च होती थी, जो भोजन खाया वो अच्छे से पच जाता था, इसीलिए मोटापे की समस्या नहीं रहती थी। आज के ज़माने में हम भोजन ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, फिजिकल वर्क कम होता है, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है, और मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी ओबेसिटी मोटापा बढ़ता है, जिससे धीरे धीरे स्ट्रेस लेवल जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डायबिटीज़ की बीमारी भी बढ़ती जाती है। तो सबसे अच्छा उपाय क्या है कि एक ही जगह पर बैठे नहीं रहना चाहिए लंबे समय तक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक सामायिक भी क्या है 48 मिनट की ही है, उससे ज्यादा नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा कि विधि सहित सामायिक लेना और विधि सहित ही सामायिक चितारना चाहिए। नहीं तो आजकल रूढ़ी से क्या है, लोगों को है ना आलस, सामायिक या कोई भी धर्म कार्य में भी आलस्य साथ में जुड़ गया है। विधि सहित लेना, विधि सहित चितारना, फिर वापस विधि सहित लेना, इतना कौन करेगा। तो कुछ लोगों के अंदर है ना ये आदत है कि एक में भेड़ लें दूसरी सामायिक, दूसरे में भेड़ लें तीसरी सामायिक, तो एक के बाद दूसरा। अब फिर जब आप एक से दो बैठे हैं, कुछ ज्ञान चर्चा कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, आपने देखा कि सामायिक से सामायिक आ तो गई है, उसके ऊपर 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 20-25 मिनट में एक और सामायिक आएगी, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि समने जी या गुरुदेव, अगर कोई साधु संत महाराज होंगे तो उनको आप बोलोगे कि गुरुदेव हमको एक में दूसरी सामायिक दे दो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं करना चाहिए। विधि सहित एक सामायिक लेना, विधि सहित सामायिक चितारना, फिर पुनः अगर सामायिक करनी हो तो फिर से विधि सहित सामायिक लेनी चाहिए ताकि शुद्धता बनी रहे। नहीं तो एक सामायिक खंडित होती है तो सभी कंटिन्यू जितनी भी सामायिक है वो सारी खंडित हो जाती है। और भगवान ने पहले से ही कह दिया प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करना है। एक सामायिक किया, सामायिक चितारा, उसके बाद आपके शरीर के जो भी आवश्यक कार्य है उनसे निवृत्त हुए, फिर फ्रेश मन से आपने फिर से सामायिक ली। नहीं तो क्या होता है कि ज्ञानीजन भी, रिसर्च भी कहता है और भगवान महावीर स्वामी भी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति एक बिंदु पर या एक चिंतन पर, एक टॉपिक पर 48 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए स्कूल के अंदर भी जो क्लासरूम में नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं उसमें भी एक एक पीरियड का टाइम पीरियड सिर्फ 50 मिनट रखा है। तो 48 मिनट हो या 50 मिनट हो, कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है कि एक व्यक्ति 48 मिनट से ज्यादा एक मुहूर्त से ज्यादा फोकस नहीं कर पाता है। इसीलिए एक सब्जेक्ट को 48 मिनट पढ़ाया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हुआ तो टॉपिक चेंज हुआ तो बच्चा फोकस कर पाता है। भगवान भी जब ध्यान करते थे तो 48 मिनट के लिए एक बिंदु पर फोकस करते थे और एक मुहूर्त के बाद दूसरे चिंतन पर फोकस करते थे या चिंतन करते थे। तो चिंतन हर मुहूर्त में, हर 48 मिनट में चिंतन क्या होता था, चेंज होता था, बदलता था। लेकिन सब कुछ किसके लिए, आत्मा के अनुसार। फोकस आत्मा का है, लेकिन आत्मा के लिए ही चिंतन अलग अलग अपेक्षा से होता था।
तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि 48 मिनट से ज्यादा एक जगह पर नहीं बैठना चाहिए। उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि लोभ में व्यक्ति क्या करता है, जब सामायिक करते हैं तो सामायिक के अंदर अब फॉर एग्जाम्पल किसी को लघु शंका की शंका हो गई, दीर्घ शंका की हो गई, लेकिन लोभ हो रहा है कि 10-15 मिनट में वापस सामायिक कर रही है तो कंट्रोल किया, तो वो भी रोग उत्पत्ति का कारण है। आगे आपको पता चलेगा कि रोग उत्पत्ति के कारण में वो भी एक कारण क्यों है। तो वहां पर सामायिक के लोभ में आप क्या करोगे, होल्ड करोगे। आपका पूरा ध्यान धर्म में रहेगा या आपके पेट के ऊपर रहेगा, आपके बॉडी के ऊपर रहेगा। तो आत्मा के ऊपर ध्यान होना चाहिए। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि एक सामायिक विधि से लिया, एक सामायिक को विधि से चितारा, फिर बाद में पुनः आपके जो आवश्यक कार्य है, अगर प्यास लगी हो तो आप पानी का अवसर देख लिया, आपको अगर शरीर के आवश्यक कार्य से निवृत्त होना है तो निवृत्त हो गए, फिर वापस आकर के फ्रेश माइंड के साथ आकर के कंसंट्रेशन के साथ आपने पुनः सामायिक ली और विधि सहित शुद्धता के साथ सामायिक की। कितने सामायिक कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। एक शुद्ध सामायिक भी आत्मा को परम कल्याण की ओर ले जा सकता है। 100 सामायिक, 1000 सामायिक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो एक शुद्ध सामायिक के लिए हम ये रिहर्सल कर रहे हैं ऐसा समझना। क्योंकि आज के जमाने में 48 मिनट कंप्लीट आपका फोकस बना रहेगा ये जरूरी नहीं है। फिर भी करना चाहिए, फिर भी सामायिक करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? हो सकता है कि आज 48 मिनट में से 5 मिनट आपका फोकस आपकी आत्मा पर बना रहा, अगली बार 10 मिनट बनेगा, उसके अगली बार 15 मिनट बनेगा। ऐसे प्रैक्टिस करते करते इस जन्म में या अगले जन्म में जब भी कभी 48 मिनट तक अगर कंटिन्यू आत्मा पर अगर 48 मिनट के लिए ध्यान लग गया तो शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हो सकती है। अभी इस पंचमार्य में शुक्ल ध्यान नहीं है, धर्म ध्यान है, और उसी धर्म ध्यान की विशुद्धता को प्राप्त करना है। तो उसे प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और वही प्रैक्टिस कब होगा? जब आप रोग उत्पत्ति के कारणों को समझेंगे और उनसे बचने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला कारण अति आसन, उसमें पहला है अधिक बैठने से। उसके बाद आता है अधिक खाने से। अति आसन में ये भी आता है, इसी का दूसरा मीनिंग है अधिक खाने से। अब जनरली डॉक्टर्स भी कहते हैं कि एक बॉडी को एक दिन में जितना हम खाना खाते हैं उतना एक्चुअल में जरूरत नहीं है। हम अधिकांश ओवर ईटिंग करते हैं और बहुत बार इमोशनल ईटिंग करते हैं। बहुत बार हम कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं गृहस्थ के अंदर, अमूमन देखा जाता है कि कभी कोई गुस्से में है या उदास है। अब जब बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लिया है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हो गई, फिर बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे या बड़े अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को सामने किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो उस खालीपन को, उस लोनलीनेस को या उस डिप्रेशन को किससे कॉम्पनसेट करते हैं? खाने से कॉम्पनसेट करते हैं, और डॉक्टर्स उसे इमोशनल ईटिंग कहते हैं। और उससे बहुत बार क्या हो जाता है? ओवर ईटिंग हो जाता है। बहुत बार बच्चे टीवी देखते देखते खाते हैं, उनको पता भी नहीं रहता है कि इतना बड़ा चिप्स का पैकेट कब खत्म हुआ, पता नहीं चलता है। तो हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचने के लिए 20 मिनट्स लगते हैं कि पेट भर गया है। तो जब तक हमारे बॉडी को सिग्नल, अपने ब्रेन को सिग्नल पहुंचे, उससे पहले ही हम क्या कर चुके होते हैं? ओवर ईटिंग कर चुके होते हैं। इसीलिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है, क्या करना चाहिए। सबसे पहले कहते हैं ईट सेंसिबली, यानी बहुत सोच समझ करके, प्लान करके खाना खाना चाहिए। यानी मुझे कितना खाना चाहिए एक दिन के लिए, कितने कार्बोहाइड्रेट्स, कितना प्रोटीन्स, कितना मिनरल्स, विटामिन्स कितने मिल चाहिए, और क्या क्या खाने से कितना मिल सकता है, सात्विक भोजन है या नहीं है, भक्ष्य अभक्ष्य, वो सारा कुछ ध्यान में रख करके आपको ध्यान से खाना खाना है। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो ये प्रोसेस्ड फूड है, यानी जो रेडीमेड फूड्स होते हैं, जो कैंड टिन्ड फूड्स होते हैं, उनको अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें जंक ज़्यादा होता है।
हाँ, जैसे मैगी है, नूडल्स है, ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स है, जैसे कार्बोनेटेड लिक्विड्स होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, ये सारे प्रोसेस्ड फूड्स है। इन सबको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें कैलोरीज ज्यादा होती है, न्यूट्रिशन कम होता है, ओवर ईटिंग हो सकता है क्योंकि वो टेस्ट के लिए उन्होंने ऐसे ऐसी चीजें डाली होती है कि बहुत बार वो ज्यादा खा लेते हैं, जो शरीर को इतना आवश्यक नहीं है उससे ज्यादा खा लेते हैं, इसीलिए वो सब अवॉइड करना चाहिए। तीसरी बात ये भी बताया गया है कि आप जो भोजन करते हो उसमें ज्यादा फाइबर होना चाहिए। फाइबर कंटेंट कम होने की वजह से कब्जी की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और ज्ञानीजन कहते हैं कि सब रोगों का मूल जो है वो अजीर्ण है। जहां इनडाइजेशन है वहां कॉन्स्टिपेशन है, और आज के ज़माने में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जब ओवर ईटिंग करते हैं तो बॉडी का जो इंसुलिन है उसे भी कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के अंदर जो शुगर है उस शुगर को निकाल करके उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा खाते हैं, बॉडी का भी एक लिमिटेशन है, पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। तो जब इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, हर चीज के लिए एक लिमिट तो होती है ना, बॉडी का एक लिमिट है कि इतना प्रोड्यूस होना। लेकिन अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तो इंसुलिन तो उतना ही रहेगा, तो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज, शुगर कंटेंट ज्यादा होगा तो फिर वो ब्लड के अंदर होने के वजह से डायबिटीज की समस्या भी हो सकती है, ओबेसिटी की समस्या भी हो सकती है, और हार्ट डिसीज की रिस्क भी ज्यादा हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। आज के जमाने में कैंसर ज्यादा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और शुगर लेवल, कार्बोहाइड्रेट लेवल ज्यादा है, फाइबर कम है। और जब भोजन के अंदर फाइबर कम होता है तो वहां वो डाइजेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता है। इसीलिए अमूमन आज की तारीख में आप देखते हैं कि फैट कंटेंट ज्यादा हो जाता है। जब खाना ज्यादा खाते हैं तो बॉडी को उसे कॉम्पनसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। स्टमक, पेट को भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिससे आगे चल करके एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम अधिक हो सकती है। तो आप सोचिए, आज के ज़माने में अधिकांश लोगों को गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमने पहला कारण जो रोग उत्पत्ति का है उस पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए हमेशा माइंडफुल ईटिंग करना चाहिए। माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या है, आप जब भोजन करते हैं तो थोड़ा स्लो करना चाहिए। भगवान ने कहा जो भी कार्य करो यत्ना से करो। दशवें कालिक सूत्र के अंदर एक गाथा आती है, कहम चरे कहम चिते कहम मासे कहम सये कहम बुंजन तो बासन तो पाव कमम न बंदई। भगवान कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे खाए, कैसे सोए, कैसे बात करे जिससे पाप कर्म का बंध न हो, ऐसे प्रश्न किया भगवान को। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, जयम चरे जयम चिते जयम मासे जयम से जयम भुंजन तो बासन तो पाव कमम न बंदई। यानी यतना से चलो, यतना से उठो, यतना से बैठो, यतना से खाओ, यतना से सो, यतना से सारे कार्य करो जिससे पाप कर्म का बंध न हो। तो भोजन करना है तो कैसे करना, यतना पूर्वक, माइंडफुल ईटिंग, जहां पर आपने ध्यान दिया है कि आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो। अगर माइंडफुल ईटिंग नहीं किया है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीजें नहीं खानी चाहिए वो भी पेट के अंदर चली जाती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और दूसरी लास्ट बात ये ध्यान रखना है कि भोजन खाने में अगर आपका कंट्रोल नहीं होता है तो आपको एक डाइट फिक्स कर लेना चाहिए, चाहे फेवरेट हो या चाहे पसंद ना हो, इतना खाना है तो इतना ही खाना है। गुरुदेव हमेशा हमको दीक्षा से पहले भी हमें यही बोलते थे, फिक्स होना चाहिए। 2 रोटी मतलब 2, 3 मतलब 3, सब्जी भाती है तो भी 3 रोटी, सब्जी नहीं भाए तो भी 3 रोटी। नहीं तो क्या होता है, आज मेरी फेवरेट सब्जी बनी है, आज मैंने 2 के बजाय 4 खा लिया। कल सब्जी नहीं भा रही थी इसीलिए 2 की जगह आधी खा ली, 1 खा ली। तो ब्रेन को आप क्या कर रहे हो, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो। तो कोई आपकी फेवरेट कोई आइटम या कोई फेवरेट आपका कोई डिश बना है तो आपने उसको ज्यादा खा लिया, जंक फूड ज्यादा हो गया,
तो फिर बाद में अनईजीनेस ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर किसी दिन आपको लगा कि आपका मनपसंद नहीं है, आपको नहीं भाता है, उस दिन आपने खाना खाया ही नहीं, आप भूखे रह गए, तो पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है टाइम टू टाइम, वो ऐसे कैसे बना रहा है, लेकिन आपने भोजन नहीं किया, वो जो बॉडी के अंदर, जो स्टमक के अंदर जो पीएच वैल्यू है, वो एसिडिटी लेवल कम नहीं हुआ, तो आगे चल करके अल्सर भी हो सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा ये पहला कारण अत्यासन, यानी अधिक बैठने से, अधिक खाने से ये सारी समस्याएं हो सकती है। आज का मेडिकल साइंस भी कहता है ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा कारण है अहितासन। अहितासन का भी दो मीनिंग है। अहितासन का मतलब है रॉन्ग पोस्चर, गलत तरीके से बैठना, और दूसरा मीनिंग है अपत्यकारी भोजन करना। तो अहितासन के अंदर क्या होता है कि गलत, पहले यहाँ तो पहले कारण में बताया अधिक बैठने से या अधिक खाने से, दूसरा कारण बताया गलत तरीके से बैठने से और अपत्यकारी भोजन करने से। ये दूसरे कारण में बहुत बार आप देखते हैं, चाहे खड़े हैं, चाहे बैठे हैं, या चाहे कोई वस्तु उठा रहे हैं, गलत पोस्चर में, गलत तरीके से खड़े रहने से, गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके से सामान उठाने से, किसी भी कार्य के अंदर अगर आपका पोजीशन गलत हुआ तो बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट रहता है। जनरली बहुत लोगों को आदत रहती है नीचे झुक करके कोई चीज लेनी है तो क्या करोगे, डायरेक्ट ऐसे झुकेंगे। ये रॉन्ग है। हमेशा आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट क्या कहेंगे, आपको अगर नीचे झुक करके कोई चीज़ लेनी है तो आपको अपने घुटनों को बेंड करके आधा बैठ करके फिर सामान उठाना चाहिए, ताकि उस वजन का लोड आपके रीढ़ की हड्डी पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर उस वजन का लोड आपके रीढ़ की हड्डी पर पड़ा तो वो आपके बैक को डिस्टर्ब कर सकता है, कमर दर्द की समस्या हो सकती है। तो भगवान पहले से ही कह रहे हैं, बैठो तो कैसे बैठो, अच्छे सही पोस्चर में बैठो, खड़े हो तो सही पोस्चर में खड़े रहो, चल रहे हैं तो सही पोस्चर में चलना चाहिए। गलत पोस्चर यानी ऐसे झुक करके चलने से भी रीढ़ की हड्डी में समस्या हो सकती है। दूसरा अर्थ है अपत्यकारी भोजन करना, यानी उदाहरण के लिए आप दही भी खा रहे हो, खरबूजा भी खा रहे हो, दोनों अपत्यकारी है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एक तरफ दही खा रहे हैं, दूसरी तरफ करेला खा रहे हैं, वो भी अपत्यकारी है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। उदाहरण के लिए एक तरफ आप गरम खा रहे हो और दूसरी तरफ आप ठंडा पी रहे हो, जैसे चाय भी पी ली और कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया। ज्ञानीजन कहते हैं कि जो विपरीत भोजन है उसके बीच में मिनिमम 1 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर अपत्यकारी भोजन कर लिया, यानी आपके शरीर के अनुकूल नहीं है, फिर भी आपने उसका भोजन कर लिया तो रोग उत्पन्न हो जाएगा। अगर ये विपरीत भोजन करेंगे तो क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, और फूड पॉइजनिंग होता है तो कहाँ जाना पड़ता है, हॉस्पिटल। तो इसीलिए भगवान ने पहले से ही कहा। दूसरा कारण है अहितासन। तीसरा रोग उत्पत्ति का तीसरा कारण है अति निद्रा। आज के जमाने में तो ये बहुत चैलेंजिंग है। अति निद्रा यानी बहुत ज्यादा सोना, अधिक समय तक सोना, ओवर स्लीपिंग। कभी कभी लंबे समय तक सो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर बहुत ज्यादा सोते हैं तो भी बॉडी के अंदर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज खड़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए नॉर्मल व्यक्ति को जो 18 से लेकर के 18 नहीं 15 भी समझ सकते हो, 15 से 64 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, 15 या 18 ही समझ लो, कोई बात नहीं, तो ये एज ग्रुप के लिए
7 से 9 घंटे की नींद हो सकती है नॉर्मल रेंज। किसी किसी को 9 की जरूरत पड़ती है। 7 इज द लोअर। इससे भी कम मतलब 6 से कम तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो साधु मुनिराज होते हैं, जो साधक होते हैं, वो 3 घंटे 4 घंटे की नींद लेते हैं, लेकिन फिर भी हेल्दी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, इसीलिए उनको उनकी नींद ध्यान के अंदर ही क्या हो जाता है, नींद का जो कॉम्पनसेशन है वो हो जाता है। लेकिन हर एक नॉर्मल व्यक्ति को कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए। आपने एक्सरसाइज किया, आप जिम गए, आपकी बॉडी को फिट रखा, खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ किया, लेकिन अगर आपने जितना समय आपको सोना चाहिए उतना अगर आप नहीं सोए, इतनी नींद नहीं ली, बॉडी को रेस्ट नहीं दिया, तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हार्ट के ऊपर उसका प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे केसेस हमने सुने हैं कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे, सब कुछ अच्छा है, फिटनेस के लिए वो हमेशा जिम जाते हैं, सुबह वॉकिंग करते हैं, खाने पीने में भी पूरा ध्यान रखते हैं, सब कुछ है, लेकिन कंपनी का सीईओ होने के नाते इतना स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा कि नींद पूरी आती नहीं थी। अचानक से जॉग करते करते वहीं पर हार्ट अटैक आ गया, वहीं पर ख़त्म हो गए। ऐसे केसेस भी हमने सुने हैं। इसीलिए नींद बराबर होना बहुत ज़रूरी है। एक बार हम बेंगलोर से जोधपुर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, और उस समय हमारे इस वेश को देख करके बहुत लोग पूछते भी हैं कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं। तो हम उनको समझा रहे थे, समझा रहे थे कि हम समनी जी है, हम धर्म का प्रचार करते हैं, अहिंसा का प्रचार करते हैं, और मेडिटेशन कैंप्स वगैरह लगाते हैं, और मेडिटेशन के द्वारा बहुत से लोगों को हेल्प भी होती है। तो जैसे ही मैं ये सब बातें बता रही थी उनको जैन टीचिंग्स के बारे में, तो बाजू के कंपार्टमेंट से एक व्यक्ति आया दौड़ करके। वो मुझे कहने लगा कि आप जो भी है, मैं आपको जानता नहीं, लेकिन आपकी बातों से मुझे लगा कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मैंने पूछा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, बता तो दो। तो उन्होंने कहा कि जब से मैंने कंपनी ज्वाइन किया है तब से मुझे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो रही है, यानी फिट्स की प्रॉब्लम हो रही है, कभी भी फिट्स के दौरे पड़ सकते हैं, इसीलिए मैं अकेला ट्रैवल नहीं कर सकता, एक भी दिन दवाई मिस नहीं कर सकता। मैंने कहा कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। उनको देख करके ही मुझे पता चल गया था। मैंने उनको पूछा कि आपकी जो कंपनी में आपका जो शिफ्ट है वो मॉर्निंग शिफ्ट है या इवनिंग शिफ्ट है, क्या है? तो वो बोलते हैं कि फिक्स नहीं है, कभी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, कभी नाइट शिफ्ट होती है, तो कभी दिन में सोता हूँ, कभी रात को सोता हूँ। मैंने कहा आपका प्रॉब्लम यही है, बराबर से नींद नहीं है, यानी आपका स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब्ड है। हमारे ब्रेन के अंदर एक हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन होता है, उसमें सर्काडियन क्लॉक होता है, यानी नर्वस सिस्टम में क्लॉक लगी हुई है ऑलरेडी। तो वो हमें बताता है कि कब दिन है, कब रात है, कब भोजन करना है, कब डाइजेस्ट करना है, कैसे क्या करना है। स्लीप साइकिल, हार्मोन्स को रिलीज करना, एंजाइम्स को रिलीज करना, ये सारा का सारा एक क्लॉक के सिस्टम के हिसाब से, एक रिदम के हिसाब से बॉडी में चलता है। अगर आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, उस रिदम को तोड़ा, यानी कभी दिन में सो रहे हो, कभी रात में सो रहे हो, कभी दिन में खा रहे हो, कभी रात में खा रहे हो, तो अल्टीमेटली अपना बॉडी का क्या होगा, ब्रेन का क्या होगा? तो ब्रेन के वेव्स के अंदर डिस्टरबेंस हो रहा है, और उसी की वजह से उस व्यक्ति को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हुई। अब मैंने उनको पूछा कि आपको आपकी मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब इंपॉर्टेंट है या आपको आपकी जान इंपॉर्टेंट है? आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। यू विल हैव टू चूज। You need your job, you need a safe job, healthy job, or your body, whatever it is, you have to decide, and you have to decide कि आपको ऐसी जॉब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आपको इस तरह से काम करके आपके शरीर को नुकसान पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना है। 3 साल तक आपने बहुत नुकसान अपने बॉडी को पहुंचा दिया, अब क्या करना है ये आपका डिसीजन है। तो अब हम जो कर सकते थे वो हमने किया, हमने उनको सजेस्ट कर दिया कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या चूज किया होगा, हमको पता नहीं। ठीक वैसे ही ऐसे बहुत से लोग हैं, रात को 3-3 बजे तक, 2-2 बजे तक सोते नहीं है। कभी कभी
ऐसा होता है क्योंकि चौथा कारण भी मैं साथ में ही ले लेती हूं। चौथा कारण है अति जागरण। बहुत अधिक जागते रहने से, ये दोनों कारण हैंड इन हैंड चलते हैं। कुछ लोग बहुत सोते हैं, कभी कभी सो गए 11 बजे तक, 12 बजे तक, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे सो गए, कभी कभी इट्स ओके। लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर 9 घंटे से ज्यादा सोते हैं तो भी वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट करता है। कब खा रहे हो, कब पी रहे हो, बॉडी को जितना आहार, जितना पानी पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। आप बहुत ज्यादा जाग रहे हो, रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जाग रहे हैं, टाइम टू टाइम स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। सोने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए और उठने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए, एक रिदम होना चाहिए। क्योंकि सूर्य उदय होता है तो भी एक रिदम में उदय होता है, सूर्य अस्त होता है तो भी उसका भी एक रिदम है। प्रकृति के अंदर आप एक रिदम, एक सिस्टम आप देख सकते हो, रूटीन देख सकते हो। तो इंसान क्यों नहीं अपना रूटीन बनाए रखता है? इंसान के अंदर वो रिदम क्यों नहीं है? बॉडी के अंदर रिदम है, लेकिन उसको हम क्या कर लेते हैं, स्वयं ही अपने आदतों से बिगाड़ देते हैं। आप जब लंबे समय तक जागते हैं तो क्या होता है, रात्रि के समय में हमारी बॉडी से मेलेटोनिन नाम का एक सेक्रेशन निकलता है। हमारा ब्रेन सजेशन देता है कि अभी रात हो गई है, क्योंकि बॉडी के अंदर वो क्लॉक है। तो रात्रि के समय में मेलेटोनिन जैसे केमिकल्स निकलते हैं जिससे व्यक्ति को नींद भी अच्छे से आती है। और जब आप सोते नहीं हैं, रात्रि के समय में जब सोते हैं तो 10 या 11 बजे से 3 बजे के बीच में बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है वो सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर आप रात को टाइम से सो नहीं रहे हैं, डिस्टर्ब्ड स्लीप है, बार बार नींद में से बार बार उठ रहे हैं, हर 2 घंटे में उठ रहे हैं, हर 2 घंटे के बाद सोने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनसोम्निया, स्लीपलेसनेस की जो प्रॉब्लम आ जाती है इसकी वजह से आती है। फिर बाद में आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो। फिर डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको नींद नहीं आती है तो क्या करते हैं, उसके लिए दवाइयां देते हैं, आप नींद की गोली लेके सोते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? अति निद्रा, अति जागरण। भगवान ने कहा न अति निद्रा जरूरी है और ना ही अति जागरण। टाइम से सोना चाहिए और टाइम से जागना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत है कि रात को सोने से पहले क्या करते हैं, कुछ किताब पढ़ते हैं या कुछ देखते हैं। और रात्रि के समय में ज्ञानी जन, आज का साइंस भी कहता है कि रात को सोने के 1 घंटे पहले आप अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या कर दो, साइड में रख दो। लेकिन रात को सोने तक भी और सोने के बाद भी आपका मोबाइल फोन कहाँ रहता है? आपके बाजू में ही रहता है। तो उस मोबाइल के मैग्नेटिक वाइब्रेशंस आपके बॉडी तक पहुंच रहे हैं। आपके बॉडी के वाइब्रेशंस, आपके बॉडी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और उस मोबाइल फोन का मैग्नेटिक रेडिएशंस, दोनों जब टकराते हैं तो बॉडी के अंदर, ब्रेन वेव्स के अंदर भी डिस्टरबेंस हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा सोते हैं तो आपसे कुछ दूरी पर आपका फोन होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अगर आपको इंसोम्निया या स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम है, अनिद्रा की समस्या है, तो मोबाइल को साइलेंट मोड में रख देना चाहिए ताकि आप बार बार उठे नहीं। अब्रॉड कंट्रीज के अंदर जब हम विजिट करते थे तो कितने ही यंगस्टर्स को हमने देखा है, नींद के लिए वो अलग अलग सप्लीमेंट्स, टैबलेट्स लेते हैं जिससे उनको नींद आ सके। अगर यंगस्टर्स में ये समस्या है तो आगे चल के क्या होगा, आप स्वयं निर्धारित कीजिए कि बॉडी के अंदर नेचुरली जो ब्रेन से हॉर्मोन्स निकलने चाहिए जिससे आप शांति से सो सको। आप खुश होते हो, क्यों होते हो? क्योंकि ब्रेन के अंदर से वो हार्मोन निकलता है, सेरोटोनिन, डोपामाइन जैसे हार्मोन्स निकलते हैं, तब जाकर के आपके भीतर वो खुशी या हैप्पीनेस, जॉय, पीस, ये सब इमोशंस कहाँ से निकलते हैं? वो हार्मोनल बैलेंस है। लेकिन अगर आपने अपने ही बॉडी के प्रकृति के विपरीत आप चले गए तो फिर क्या होगा? क्या आप रोग से मुक्त हो सकते हैं? आपको स्वयं को चिंतन करना है। तो आपके डेली रूटीन कैसा है, आपके डेली हैबिट्स कैसे हैं, इसको आपको निर्धारित करना होगा। 5वां कारण है, बाकी के कारण तो इजी है। 5वां है उच्चार निरोध। उच्चार निरोध यानी
बड़ी नीति को रोकना। ये बहुत बार करते हैं। अब जैसे किसी को मोशन पास करना है, दे वांट टू पास द स्टूल्स, बट बहुत बार क्या होता है कि टॉयलेट बाथरूम नज़दीक ना होने की वजह से बहुत बार रोकना पड़ता है, वो एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार कुछ बच्चों को या कुछ बड़े लोगों को भी, बड़ों को भी ये समस्या है कि वो जानबूझ करके रोक के रखते हैं। कुछ हद तक बॉडी का एक बैलेंस रहता है कि कुछ टाइम पीरियड तक वो रोक सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर बहुत ज़्यादा रोकने की आदत डालते हैं तो फिर क्या होगा, इसका साइड इफेक्ट क्या है? कॉन्स्टिपेशन। बहुत बार बच्चे बड़ी नीति को रोकते हैं, फिर जाकर के कब्जे की समस्या हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। और उससे क्या होता है, दूसरी एक और समस्या ऐसी होती है कि रिवर्सल होता है, यानी बहुत लंबे समय तक बड़ी नीति को रोकने से जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बाहर निकलना चाहिए था, जो उसको आपने रोक दिया, तो उसके अंदर जो पानी का कंटेंट है, वाटर कंटेंट है, वो बॉडी क्या कर लेता है, वापस पुनः रिवर्स अब्सॉर्ब कर लेता है। तो अगर पानी वापस अब्सॉर्ब हो गया है तो फिर वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने के बाद फिर बाद में क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। हार्ड होने के बाद अगर वो व्यक्ति वापस स्टूल्स को पास करने की कोशिश करेगा तो फिर वहां पर पाइल्स, फिस्टुला जैसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, फिर दूसरी और समस्याएं भी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ज्ञानीजन क्या कह रहे हैं, पांचवा कारण क्या है, उच्चार निरोध, यानी बड़ी नीति को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। वंस इन अ वाइल कभी कभी ऐसे सिचुएशन बन जाती है, रोकना पड़ता है, वो अपवाद है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे ये कार्य नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। रोकने से और भी दूसरी समस्याएं, किडनी पर भी इफेक्ट होता है। छठा कारण है प्रस्रवण निरोध। आगम में सारी बातें ऑलरेडी भगवान ने बताई है, ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए इधर उधर भटकते रहते हैं, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया। छठा कारण है प्रस्रवण निरोध, यानी लघु नीति को रोकना। लघु नीति को रोकना मतलब यूरिन पास करने को रोक देना। अब बहुत बार ऐसा होता है, पुराने जमाने में क्या होता था, लेडीज के अंदर ये अमूमन ये प्रॉब्लम दिखाई देती है कि अब जेंट्स सारे बैठे हैं, उनके सामने बाथरूम में कैसे जाएं, वॉशरूम में कैसे जाएं, लज्जा शंका की वजह से जाते नहीं थे, रोक करके रखते थे। आज के ज़माने में थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी स्कूल के अंदर बच्चे या संघ समाज के अंदर या कोई बड़ी गैदरिंग है, उसमें बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है कि लघु नीति को रोकते हैं। आपको कहीं भी टॉयलेट बाथरूम का एक्सेस नहीं मिलता है तो ये समस्या होती है। और लघु नीति को रोकने से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसलिए होती है क्योंकि जो पानी के साथ पानी आप पी रहे हो, जो डाइजेशन आपके बॉडी में हो रहा है, किडनी से, यूरेटर से वो यूरिन बाहर निकलता है, लेकिन अगर आपने रोक के रखा, रोक के रखने से ब्लैडर जो होता है, जो होल्ड करता है, रिसर्च कहता है कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो मैक्सिमम 2 कप यूरिन जितना वो होल्ड करके रख सकता है। अगर उससे ज्यादा क्वांटिटी हो गया, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उसके आसपास के जो मसल्स है वो मसल्स वीक हो जाते हैं, वहाँ जो नसें हैं वो नसें वीक हो जाती है। फिर बहुत बार आपने देखा होगा कि आगे चल करके वो यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जब लगती है तब इमीडिएटली जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो नर्व्स है, नसें हैं, वो कमजोर हो गई है, नसों में दबाव आता है, इसीलिए वो सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि बहुत बार ऐसा होता है कि किडनी में वापस बैकअप होता है, यानी किडनी में वापस आपने रोक के रखा है तो पानी का जो कंटेंट है वो अब्सॉर्ब हो जाता है, तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। जब यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है तो फिर बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि वहां पर बैक्टीरियाज डेवलप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आपने यूरिनरी ब्लैडर में वो एनवायरनमेंट उसे दे दिया है, तो बैक्टीरियाज होंगे तो इन्फेक्शन होगा। और इसीलिए अमूमन आप देखते हैं कि यूरिनरी इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है।
भगवान ने पहले से ही कहा है कि उच्चार निरोध नहीं करना, प्रस्रवण निरोध भी नहीं करना। सातवां कारण है मार्ग गमन। मार्ग गमन का अर्थ है अधिक चलने से या निरंतर चलने से। अब लंबे समय तक कंटिन्यू चलते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आपकी बॉडी के कैपेसिटी के अगेंस्ट चलते जा रहे हैं, तो भी आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। आपकी बॉडी के जो पैरों की हड्डियां हैं, पैरों की नसें हैं, मसल्स है, उसमें भी वीकनेस आ सकती है। इसीलिए अपने बॉडी के कैपेसिटी के अनुसार ही चलना चाहिए। आठवां है भोजन प्रतिकूलता। भोजन प्रतिकूलता का मतलब अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करना, अपनी प्रकृति के विपरीत भोजन। जैसे किसी के शरीर की तासीर गर्म है लेकिन वो ठंडा भोजन कर रहे हैं, किसी के शरीर की तासीर ठंडा है लेकिन वो गर्म भोजन कर रहे हैं। यानी शरीर की अपनी अपनी प्रकृति होती है, हर एक की बॉडी सेम नहीं होती है। किसी को उदाहरण के लिए नारियल का पानी सूट हो जाता है, किसी को नहीं होता है, किसी को उससे कफ होता है, किसी को नहीं होता है, किसी को केला सूट हो जाता है, किसी को केला सूट नहीं होता है। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी प्रकृति होती है। तो अपनी प्रकृति के विपरीत भोजन करने से भी रोग उत्पत्ति हो सकती है। ये आठवां कारण है भोजन प्रतिकूलता। ये आपको ध्यान रखना है, आपकी बॉडी को आपको रेस्पेक्ट करना है कि आपकी बॉडी हर एक के जैसी बॉडी नहीं है, हर एक की बॉडी अलग होती है। तो आपको पहचानना है कि आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है। क्या खाने से, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को मूंग की दाल खाने से गैस होता है, कुछ लोगों को एप्पल से गैस होता है। हर एक की प्रकृति अलग अलग है। किसी को कुछ खाने से प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ खाने से प्रॉब्लम होती है। तो आपको स्वयं को डिसाइड करना है, क्योंकि आपके लिए बेस्ट डॉक्टर कौन है? आप स्वयं हैं। खुद एनालाइज कीजिए कि आपकी बॉडी की तासीर कैसी है, आपकी बॉडी की प्रकृति कैसी है, आप कैसे अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं। उसके बाद है नौवां कारण, लास्ट है इंद्रियार्थ विकोपन। नाइन्थ कारण लास्ट, इंद्रियार्थ विकोपन। इंद्रियार्थ विकोपन का मतलब है जो 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों के विषय विकार जो होते हैं, उन विकारों के अंदर आसक्त रहना या गृह्ध रहना। यानी श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय के जो विषय के विकार है उसके अंदर डूबे रहना, इंद्रियार्थ विकोपन, ये रोग उत्पत्ति का 9वां कारण है। यानी अगर हम अपने इंद्रियों को वश में नहीं रखते हैं, हम अगर अपने इंद्रियों के अनुसार नहीं चलते हैं, यानी अब जैसे किसी को म्यूजिक सुन रहे हैं, सुने ही जा रहे हैं, किसी कोई मूवी देखने के लिए गए, घंटों घंटों व्यतीत कर लिए, एक मूवी के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। आजकल हमने ये भी सुना है कि यंगस्टर्स जो है वो नया नया अभी क्या है, पहले मूवीज होती थी, सीरियल्स होते थे, अब वेब सीरीज एक नया और चालू हो गया है, वेबिनार्स होते हैं, वेब सीरीज होती है। तो आज के यंग जनरेशन के लोग वेब सीरीज के अंदर रात रात भर बैठ करके वेब सीरीज को, एपिसोड्स को देखते हैं, जिसकी वजह से इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से और भी समस्याएं, प्रॉब्लम हो जाती है। रात्रि के समय में सो नहीं रहे हैं और मोबाइल में लगे रहते हैं, इंटरनेट के एडिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी दूसरी बीमारियां और उत्पन्न हो सकती है। रात्रि के समय अधिक मोबाइल स्क्रीन टाइम बढ़ जाने से भी अधिक समस्या क्या हो सकती है कि आंखों के ऊपर भी प्रॉब्लम हो सकती है, नर्वस सिस्टम भी डिस्टर्ब हो सकता है। और नर्वस सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस ये हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपका पोस्चर गलत हो जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति मोबाइल देख रहा है, बैठ करके देखता है, लेट करके देखते हैं, तो डेफिनेटली
अहितासन हो रहा है, रॉन्ग पोस्चर हो रहा है। रॉन्ग पोस्चर होने से गर्दन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, नेक शोल्डर पेन, ये सारी चीजें होने की वजह से आगे चल करके नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है। और यहाँ तक कहते हैं कि रात्रि के समय में अंधेरे में स्क्रीन देखने से आंखों का विजन भी डैमेज हो सकता है। इसीलिए भगवान ने ये 9 कारण बताए हैं। जितने भी रोग है, जितने भी बीमारियां है, वो सभी को अगर ध्यान से एनालाइज करें तो इन 9 कारणों में फिट होते हैं। कहीं ना कहीं ये 9 कारण ही है जिसकी वजह से रोग उत्पन्न होते हैं। ध्यान से एनालाइज करोगे तो यही मूल कारण होंगे, 9 कारण, जिसकी वजह से शरीर में रोग उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरह से इन 9 कारणों को एनालाइज करके अपने रूटीन को देखना है, अपने रूटीन को एनालाइज करना है और अपने रूटीन में कौन कौन से हैबिट्स है, कौन सी कैटेगरी में फिट होता है, ये होमवर्क आप करेंगे तो आपको इजी होगा कि आप कैसे अपने इन कारणों से बच करके हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। क्या आप अत्यासन कर रहे हैं, अधिक भोजन कर रहे हैं या अधिक बैठ रहे हैं, आपका डेली रूटीन कैसा है, पोस्चर्स कैसे हैं, आप अपत्यकारी भोजन तो नहीं कर रहे हैं, आपके शरीर के प्रकृति के अनुसार कर रहे हैं ये भोजन या नहीं कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसका एनालाइजेशन अत्यासन अहितासन में हो जाएगा। आपका स्लीप साइकिल कैसा है, कितने घंटे सो रहे हैं और जितने घंटे सो रहे हैं उसमें डीप स्लीप है या नहीं है, साउंड स्लीप है या नहीं है, रात को सोते समय मन के अंदर विचारों के जंजाल तो नहीं चलते हैं, अच्छी गहरी नींद आती है, सुबह उठते हैं तो रिलैक्स्ड फील होते हैं या नहीं होते हैं। ये सारा का सारा एनालाइजेशन अति निद्रा अति जागरण के अंदर करना है। फिर उच्चार निरोध, प्रस्रवण निरोध, आपको यह भी एनालाइज करना है दिन भर में कितनी बार ऐसा होता है कि आपने लघु नीति बड़ी नीति को कंट्रोल करके रखा। बहुत बार ऐसा होता है कि ज्यादा कंट्रोल करते हैं तो ये लोअर एब्डोमेन का जो एरिया है वहां पर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो मसल्स है वो मसल्स में खिंचाव होने से, पेन होने से आगे चल करके वो मसल्स वीक हो जाते हैं, मसल्स कमजोर होकर के एट्रोफी हो जाती है, तो वो भी आपको देखना है। फिर मार्ग गमन, आप अधिक चल रहे हैं, आपका वॉकिंग कितना है या नहीं है, बहुत ज्यादा चल रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, कैसा है ये भी आपको एनालाइज करना है। भोजन प्रतिकूलता भी आपको देखनी है कि आप अपनी प्रकृति के विपरीत तो नहीं खा रहे हैं। भक्ष्य अभक्ष्य का भी ध्यान रखना है। वेजिटेरियन है कोई चीज जो आप खा रहे हैं वो वेजिटेरियन है या नहीं है। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे एमल्सिफायर्स आज के जमाने में एनिमल फैट या प्लांट फैट ज्यादा इंक्लूड होता है, ऐसी चर्बी जो शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो जंक फूड है या जो प्रोसेस्ड फूड्स है उनको अवॉइड करना, क्योंकि उसके अंदर जो फैट डाला जाता है वो फैट बॉडी के लिए लाभदायक नहीं होता है। इसीलिए ये सारे जितने भी प्रोसेस्ड चिप्स और भी बहुत सारे जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स है ये सारा मार्केटिंग है। पहले इतनी चीजें अवेलेबल नहीं होती थी, अब इतनी दुनिया भर की चीजें अवेलेबल होती है। बच्चों को इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से इतना ब्रेन वॉश किया जाता है कि वहां पर प्रोसेस्ड फूड्स की इनटेक ज्यादा हो गई है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और अल्टीमेटली है इंद्रियार्थ विकोपन, यानी अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। नम्मा कारण जो है ना, अगर हम अपने इंद्रियों को व्यवस्थित रखेंगे ये सारी चीजें भी व्यवस्थित हो जाएगी। तो इसीलिए 9 कारण ही महत्वपूर्ण है। ये 9 कारणों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, तो साधना अच्छी हो सकती है। तो धर्म के लिए, धन के लिए या साधना के लिए, हर चीज के लिए शरीर इंपॉर्टेंट है। शरीर निरोगी होगा, शरीर में आरोग्यता रहेगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, साधना कर पाएंगे, मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ बोले श्री जैन धर्म की जय।